एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वसंत भाग 3 हिंदी की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की। उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प पाठ है जहाँ पहिया है। इस पाठ को जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें हम सीखेंगे। जैसा कि मैं बार बार कहता आया हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलेंगे। आज मैं उस बात को फिर दोहरा रहा हूँ जो पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, कि ये चैनल सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो टॉप 5 या टॉप 10 में अपनी जगह बनाना चाहते हैं और मेहनत करने पर विश्वास करते हैं, रट्टा मारने पर नहीं। क्योंकि इस चैनल को वही लोग सब्सक्राइब करें जो मेहनत करते हैं और करना जानते हैं और अपने उत्तर को मौलिक भाषा में बहुत विस्तार से समझकर लिखना चाहते हैं और साथ साथ अपनी भाषा का विकास करना चाहते हैं, अपने अंदर आलोचनात्मक क्षमता का विकास करना चाहते हैं, यानी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं, आत्मविश्वास जगाना चाहते हैं, दूसरों से बात करने की कला का विकास करना चाहते हैं, मंच पर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखना चाहते हैं, साथ साथ किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बोलने की कला का विकास करना चाहते हैं। यानी बहुत सारी बातें जो अपने अंदर चाहते हैं वही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें रट्टा मारने वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं है। उनको बहुत सारे चैनल मिल सकते हैं, वहाँ से वो लिख सकते हैं, लेकिन ये चैनल कुछ अलग है। हम कुछ और बात करें, क्योंकि यहाँ एक एक वीडियो में वर्षों का अनुभव समाया हुआ है। क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक होने के नाते अपने लगभग 12 वर्ष का जो मेरा हिंदी शिक्षण का अनुभव है वो अपने हर वीडियो में मैं आप सभी के साथ साझा करता हूँ, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसको समझ करके रट्टा मारने की बजाय समझने पर बल दें। देखिए, ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं इसके लेखक हैं पी साईनाथ, ठीक है। और ये इस पाठ की जो पृष्ठभूमि है, यानी जो बैकग्राउंड है, वो साउथ इंडिया का है, यानी दक्षिण भारत का है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी पाठ को पढ़ाने और समझाने से पहले मैं उस पाठ के मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करता हूँ, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि जो टॉप 5 या टॉप 10 में आना चाहते हैं मैं उन्हीं के लिए विस्तार से चर्चा करता हूँ। क्योंकि बार बार मैं ये भी कहता हूँ कि 72.5 या 73 मार्क्स लाना ठीक है, आप ले आते हैं किसी तरीके से, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आएँ और आप एक अच्छे बच्चे की तरह और एक टॉपर की तरह पहचाने जाएं और आपको पुरस्कृत किया जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना लिखने का तरीका बदलें। हज़ारों बच्चों में यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम अलग हो, लिखने का तरीका अलग हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हर बात को अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे ऐसे, तो आप फिर सामान्य बच्चों की तरह ही आपके मार्क्स B1 या अधिक से अधिक A1 आ भी गया। A1 लाना और अच्छे मार्क्स लाना, हाईएस्ट मार्क्स लाना, तो अलग अलग बातें। तो ठीक है, बिना देर के हम शुरू करते हैं इस पाठ के मुख्य बिंदु। लेकिन आपको मैं और कुछ बताना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल हो जाएं जो टॉप 10 या टॉप 5 में आने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं इस पाठ के मुख्य बिंदुओं की तरफ। ये पहले हम देते हैं लेखक परिचय, थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा मैं और भी एक बात बताऊंगा। लेखक का नाम है पूरा पालागम्मी साईनाथ। इनका जो जन्म स्थान है वो चेन्नई यानी मद्रास पुराना नाम है, और जन्म का जो वर्ष है 1957 1957 है। संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है ये इनका ख़ास बात क्या है इनकी, ये स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व राष्ट्रपति वी गिरी के ग्रैंडसन हैं, उनके पोते हैं। और इनका प्रोफेशन है, ये एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। समाचार पत्र, अंग्रेज़ी अखबार द हिंदू और द वेबसाइट इंडिया के लिए इन्होंने लिखा है, लिखते रहे हैं। विषय, इन्होंने अपनी पत्रकारिता को सामाजिक समस्याओं यानी सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे जोड़ा है, ग्रामीण हालातों यानी जो गांव के लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे जोड़ा है, गरीबी से जोड़ा है, किसानों की समस्याओं से जोड़ा है, भारत पर वैश्वीकरण के घातक प्रभावों से जोड़ा है, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है उससे जुड़ा हुआ है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है उससे जुड़ा है। वे स्वयं को ग्रामीण संवाददाता या केवल संवाददाता कहते हैं। संवाददाता होता है जर्नलिस्ट, यानी वे अपने आप को
गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति कहते हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति कहते हैं, यानी कि उनकी जो पत्रकारिता है वो गांव तक केंद्रित है, गांव की समस्याओं को उठाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ ये जो जैसे कहानी होती है, एक ऐसे यानी निबंध होता है और कविता होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक और विधा है, उसका नाम है रिपोर्ताज। अब यहाँ पर उसका नाम मैंने नहीं लिखा है, इस विधा का नाम, बस थोड़ा सा परिचय जान लीजिए। जिस तरह रिपोर्ट होती है उसी तरह से रिपोर्ताज होता है। रिपोर्ताज होता क्या है ये समझ लीजिए, इसके बाद ही हम पाठ को पढ़ेंगे। मुख्य बिंदुओं को पढ़ने के साथ साथ तो आप बहुत बातों को समझने में सक्षम बनेंगे। जब आप रिपोर्ट लिखते हैं तो आप किसी न्यूज़ चैनल के लिए भी रिपोर्ट बनाते हैं, आप न्यूज़पेपर के लिए, समाचार पत्रों के लिए बनाते हैं। उसमें आपने जो देखा सीधा सीधा लिख दिया, यानी कि जो हुआ डिट्टो आपने लिखा, जो फैक्ट्स हैं आपने लिखा, उसमें कुछ भी अपनी तरफ से नहीं जोड़ा। लेकिन इसी घटना को जब आप बहुत बारीकी से लिखने लगते हैं, बहुत डीपली जाकर के, बहुत सेंसिटिव वे में, बहुत इमोशनल वे में लिखने लगते हैं, तब इसको बोलते हैं रिपोर्ताज। रिपोर्ताज जो शब्द है ये फ्रेंच लैंग्वेज का है, यानी फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। अब डिफरेंस कैसे आएगा मैं बताता हूँ। मान लो किसी ने बोला कि वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर 3 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई, तो ये तो घटना हो गई, आप इसको रिपोर्ट बोल सकते हैं, रिपोर्टिंग कर दी, ख़त्म हो गया। लेकिन अब रिपोर्टाज कैसे बनेगा? रिपोर्टाज में वहाँ पर बताना पड़ेगा कि वहाँ पर वो जो मृतक ऐसे पड़े थे, वहाँ पर वो ऐसे रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो बहुत दुखी थे। यानी अब उस घटना को है, वो घटना वही है, सच्ची, काल्पनिक नहीं होती, याद रखिए, इमेजिनेशन नहीं है। लेकिन उसको बहुत बारीकी से छोटी छोटी बातों का चित्रण करेंगे। सामान बिखरा पड़ा था, उसके चेहरे पर दुख झलक रहा था, आंसू बह रहे थे, आसपास लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। यानी उस घटना को जब आप डिटेल में बहुत बारीकी से लिखने लगते हैं, लेकिन ये घटना सच्ची होनी चाहिए, तब हम उसको रिपोर्टाज बोलते हैं। यानी कि जो लेखक रिपोर्टाज लिखता है वो घटना को या तो देखता है या अपने कानों से सुना हुआ है, कल्पना के आधार पे वो नहीं लिखता है, याद रखिए। यही रिपोर्टाज की ख़ास बात है, यानी सच्चाई को बयां करने का एक तरीका है, सच्चाई को अभिव्यक्त करने का तरीका है। अब हम देखिए, पाठ को समझने से पहले ज़रूरी है मुख्य बिंदुओं को समझना, जैसा मैंने बताया है। अब देखिए मुख्य बिंदु क्या है इस पाठ में, जो हम समझते हैं वो क्या है, वो है स्त्री सशक्तिकरण। इंग्लिश में बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिलाओं को आगे आना है। महिलाएं अपने आगे आने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं, परंपराओं को तोड़ रही हैं, अपने आप को प्रमाणित कर रही हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर रही हैं और रूढ़ियों को तोड़ रही हैं। यानी ये सारा का सारा जो पाठ है वो स्त्री सशक्तिकरण पर आधारित है। और जब स्त्री सशक्तिकरण पर आधारित होगा तो वो महिलाएं क्या होंगी, पारंपरिक सोच को चुनौती देती हैं। जो एक कन्वेंशनल जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है कि महिलाओं को ये करना चाहिए, महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, जो एक घिसी पिटी सी जो मानसिकता है, जो मेंटालिटी है महिलाओं को लेकर के, जब महिलाएं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देती हैं, प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं, उनको चुनौती देती है कि हमें ये बंधन स्वीकार नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। यानी उस पारंपरिक सोच को, जो माइंडसेट है, उसको जब महिलाएं चुनौती देती हैं तो उसको हम यहाँ पर इस पाठ में जानेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है सामाजिक रूढ़ियों का मूल्यांकन। जो बंदिशें लगाई गई हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं, रूढ़ियाँ होती हैं, ऐसी जो परंपराएं हैं जो किसी के लिए बंधन की तरह हैं। यानी कि स्त्रियों को पढ़ना नहीं है, घर का ही चूल्हा चौका संभालना है, क्या करेगी पढ़ के, दूसरे के घर ही तो जाना है, या उनको संपत्ति में अधिकार ना देना। हालांकि सरकार ने दिया, लेकिन फिर भी उनको अधिकार कई जगह नहीं दिया जाता है। कोई बार जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई चर्चा होती है घरों में, तो उस पर उनकी राय नहीं ली जाती, उनका ओपिनियन नहीं लिया जाता है। उनको कहते हैं आप चुप रहो, हमें पता है क्या करना है, यानी कुछ चुप करवा देना। तो ये जो सारी जो बातें हैं, इसका भी इस पाठ में आप देखेंगे एक तरह से असेसमेंट करने की कोशिश की गई, उसका मूल्यांकन करने की कोशिश की गई है कि क्या वास्तव में ये सही है, क्या इनमें बदलाव की ज़रूरत है या बदलना चाहिए। ये सारी बातें आप इसमें देखेंगे। परंपरा और आधुनिकता के बीच द्वंद्व, यानी कि जो एक पारंपरिक सोच है और एक मॉडर्न थिंकिंग है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, एक टकराव जो चलता है, हमेशा से चलता आया है। एक व्यक्ति परंपरा को लेकर चलता है, एक व्यक्ति आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। यानी कि दोनों में जो टकराव है वो भी इस पाठ में हम देखने को हमें मिलेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं पुरुष प्रधानता का विरोध। समाज में जो पुरुष वर्ग है
यदि वो कहता है कि सब मेरे हिसाब से हो, महिलाओं को अपने हिसाब से कोई कार्य करने का अधिकार नहीं होगा, कहीं भी जाएगी कुछ भी करेगी वो मुझसे पूछेगी, मुझसे भी पूछे बिना कोई कार्य नहीं होगा। इसलिए वो यहाँ पर वो इस तरह की बातों का विरोध करती हुई प्रतीत होंगी महिलाएं। फिर अगला पॉइंट है आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर। इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो महिलाएं, ऐसे बहुत से उदाहरण इस पार्ट में मिलेंगे कि महिलाएं इस परंपराओं को तोड़ती हैं और सेल्फ डिपेंड बनने की ओर बढ़ जाती हैं, यानी कि वो पुरुष के ऊपर जो उनकी डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, उसको चुनौती दे करके खुद वो अपने काम खुद करने की कोशिश करती हैं और पुरानी बेड़ियों को, जंजीरों को, परंपराओं को तोड़ करके आगे बढ़ती हैं। आय में बढ़ोतरी, जब वो इन परंपराओं को तोड़ती हैं तो उनकी जो इनकम है, कमाई है, वो बढ़ जाती है, वो भी हम इसमें पार्ट में देखेंगे। अंत में क्या देखते हैं, परिवार के लिए अधिक समय की उपलब्धता। महिलाएं जब अपने कार्य को बहुत व्यवस्थित ढंग से करने की ओर बढ़ जाती हैं, आत्मनिर्भर हो जाती हैं, परंपराओं को तोड़ देती हैं और ये साबित कर देती हैं कि वो भी कुछ है, वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं, तो जब वो अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से सिस्टमेटिक ढंग से करती हैं तो उनके पास, आपको पता है जब किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरी प्लानिंग के तहत किया जाता है तो हमारा समय कम लगता है, समय बच जाता है। तो वही इस पार्ट में भी हम देखेंगे कि जब महिलाएं धीरे धीरे रूढ़ियों को तोड़ती हैं और अपनी इनकम बढ़ाती हैं, उनकी कमाई बढ़ जाती है, दूसरों से वो डिपेंड नहीं रहती हैं, इससे उनकी आय में, उनकी इनकम में बढ़ोतरी होती है, उनके पास समय बचता है अपने परिवार के साथ रहने का। अब हम आगे देखते हैं, इस पार्ट को शुरू करते हैं। अभी इस पार्ट की जो पृष्ठभूमि है वो तमिलनाडु का एक गांव है, एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है पुदुकोट्टई। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कौन सोच सकता है कि ये साइकिल चलाना भी कोई सोशल मूवमेंट हो सकता है? जी नहीं। एक, अब देखिए, जैसे मैंने कहा रिपोर्टाज, इसमें लेखक मान लीजिए गांव गया, उस गांव में देखा कि महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया, जहां साइकिल चलाना महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। आप अगर शहरों में रह करके इस पार्ट को पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको लगेगा क्या कहानी है इसमें, क्या इस कहानी, साइकिल तो आजकल सभी चलाते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है। लेखक क्या बता रहा है कि एक गांव ऐसा है जहां साइकिल चलाना एक बहुत बड़ी बात है, वो भी महिलाओं के द्वारा साइकिल चलाना। तो जब उस लेखक ने इन घटनाओं को देखा तो उसने इसको एक रिपोर्ट की तरह पेश कर दिया और उससे जुड़ गया, सेंसिटिव होकर के जुड़ गया, बहुत गहराई से उसने लिखा है इसको, इसलिए इसको हम रिपोर्टाज कहते हैं। अब देखिए चल कैसे रहा, कैसे ऑब्जर्व करके लिखता है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई ज़िले की हज़ारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए ये सब अब आम बात है। नवसाक्षर का मतलब होता है जो अभी अभी जिन्होंने पढ़ना लिखना सीखा है, यानी कि पारंपरिक जो उनकी सोच थी लोगों की, उसको तोड़ दिया है, बंधनों को तोड़ करके वो आगे बढ़ी हैं पढ़ने लिखने के लिए, और इसलिए वो नवसाक्षर हैं। हज़ारों महिलाएं ऐसी हैं जो अभी अभी पढ़ना लिखना सीखा है उन लोगों ने, और यही महिलाएं जब वो अवेयर हो गई हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई हैं, तो उन्होंने साइकिल चलाना भी सीख लिया है। साइकिल चलाना, यहाँ पर याद रखिए, जो भी मुझे सुन रहे हैं इस पॉइंट को नोट करें कि जो साइकिल चलाना है इस पार्ट में प्रगति का प्रतीक है, यानी प्रोग्रेस का सिंबल है, और परंपराओं को तोड़ने का प्रतीक है। यानी दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, महिलाओं द्वारा साइकिल चलाना, परंपराओं को तोड़ना, और प्रगति का प्रतीक के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। इसलिए यहाँ पर पाठ का नाम ही है जहाँ पहिया है, पहिया यहाँ पर प्रगति का, प्रोग्रेस का प्रतीक है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते, जैसे यहाँ पर साइकिल के रूप में उन्होंने निकाला महिलाओं ने, कि हमें पुरुषों ने जो हम पर अपनी सोच थोप रखी है, समाज ने जो अपनी परंपराएं हम पर थोप रखी हैं, हम उसका विरोध करते हैं। तो विरोध कैसे किया? उन्होंने साइकिल चला करके इसका विरोध किया। आपको पता है अंग्रेज़ी शासन का विरोध किया था चरखा चला करके, ठीक है, नमक कानून तोड़ करके। तो उसी तरह से यहाँ पर ये है कि उन्होंने, महिलाओं ने साइकिल चला के अपना विरोध प्रकट किया। अब अगला पेज देखते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब ज़िलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने, ग्रामीण होता है गांव की महिलाओं ने, अपनी स्वाधीनता यानी आज़ादी
और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। जैसा कि हम कह चुके हैं, प्रतीक की बात की थी मैंने, सिंबल। गतिशीलता का मतलब है आगे बढ़ना, प्रोग्रेस के लिए उन्होंने साइकिल को चुना। याद रखो बच्चों, मैं साथ साथ वर्ड की मीनिंग भी बताता जाता हूं, तो आप लोग ध्यान से उसको सुनते रहें, लिखते रहें, बार बार वीडियो को सुने। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए ज़रूर, ताकि आप बहुत से लोगों को फ़ायदा हो। और जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की बहुत सारी बातें आपको सुनने समझने को मिलेंगी। अभी बहुत सारी वीडियो इस पे आने बाकी हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ही इसमें फ़ायदा है। तो आगे हम बढ़ते हैं। उनमें से अधिकांश जो महिलाएं थी वो नवसाक्षर थी, यानी जैसे पहले बताया मैंने, अभी अभी उन्होंने पढ़ना सीखा है। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, यानी कैटेगराइज करके उनको अलग कर दें, तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया, यानी अधिकांश महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो महिलाएं हैं उन्होंने साइकिल चलाया, साइकिल चलाने के साथ साथ एक काम और किया, जैसा भी आया, प्रदर्शन किया, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। यानी कि जो साइकिल की जो रेस होती है, जो एक मूवी आमिर खान की आपने देखी होगी, जो जीता वही सिकंदर, उसमें भी साइकिल की रेस होती है। ऐसे बहुत जगह साइकिल की रेस होती है। तो यहाँ पर महिलाओं ने साइकिल चलाना तो सीखा ही, साथ साथ उन्होंने साइकिलिंग की जो रेस होती है उसके अंदर भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उसमें भी जीत करके दिखाया। ये सारी बातें वो क्यों कर रही हैं? ताकि वो परंपराओं को तोड़ सके, वो भी साबित करे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नई महिलाएं हैं जो साइकिल चलाना सीखना चाहती हैं, उसके लिए कुछ महिलाओं ने ट्रेनिंग कैंप भी चलाए हैं। इसको हिंदी में लिखा है प्रशिक्षण शिविर, यानी कि उनको साइकिल चलाना सिखाती भी हैं महिलाएं, जो नई महिलाएं सीखना चाहती हैं। ग्रामीण पुडकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई कुछ युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपने साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। यानी कि इसमें ये लिखा है कि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो बहुत ही कन्वेंशनल थिंकिंग वाले जगहों से आई हैं, जहां बहुत पुरानी सोच के लोग रहते हैं, और वो भी साइकिल चलाना सीख रही हैं। इसमें से कौन है? जमीला बीवी नाम की एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। यानी कि वो आत्मनिर्भर हो गई हैं, सेल्फ डिपेंड हो गई हैं, बसों पर डिपेंड नहीं है। अब साइकिल उठाया और चली गई जहाँ मर्जी जाना है। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे, फप्तियाँ मतलब कमेंट्स करते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इन महिलाओं को पता था कि वो जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं। इसलिए लोगों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जिनको बोलना है उनको बोलने दो, हम तो यही करेंगे जो हमारे लिए सही है। फ़ातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं, सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती हैं, और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा, यानी कि ऐसा शौक़ लगा, ऐसा उनको इंटरेस्ट हुआ कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। उनकी अपनी साइकिल नहीं थी तो रेंट पे लेके वो चलाती थी। एक नई साइकिल ख़रीदने की उनकी हैसियत नहीं है, यानी कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो साइकिल ख़रीद सके अपनी, तो किराए पर लेके वो सीखती थी। फ़ातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। यानी कि अब देखिए फ़ातिमा ने क्या कहा, जो साइकिल चलाने में ख़ास तरह की आज़ादी का एहसास होता है, फीलिंग होती है, यानी कि साइकिल एक आज़ादी का सिंबल बन गई है। उनको लगता है साइकिल चला के हम आज़ाद हो गए, किसी पर डिपेंड नहीं है। जमीला, फ़ातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है, यानी सब हम उम्र हैं, सेम एज में। और इन्होंने अपने समुदाय यानी कम्युनिटी की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। कितनी अच्छी बात आपने यहाँ पर देखी, खुद सीखा है और साथ में दूसरों को भी सिखाया, यानी उनको भी आज़ादी की तरफ बढ़ाया है। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है, यानी एक के बाद एक बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं इस मूवमेंट से, साइकिल चलाने के आंदोलन से जुड़ती चली जा रही हैं। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, यानी ऐसी महिलाएं जो खेत में काम करती हैं, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, पत्थर तोड़ने वाली, कोयले की
जो खदान होती है, कोयला निकाला जाता है, वहाँ मजदूरी करने वाली औरतें भी इसमें शामिल हैं, और गांव में काम करने वाली नर्स भी शामिल हैं, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, यानी कि जो भी महिलाएं गांव में हैं सब इससे जुड़ गई हैं। बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, हीरे मोती जो को पॉलिश करते वो भी औरतें इसमें शामिल हैं। स्कूल की अध्यापिकाएँ, टीचर्स भी शामिल हैं, साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएँ और दोपहर का भोजन पहुँचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं, मिड डे मील पहुँचाने वाली। इसका सीधा सा कंक्लूजन ये है कि जितनी भी महिलाएं सभी इस आंदोलन से जुड़ी हैं, साइकिल चलाना चाहती हैं या साइकिल चलाने में दूसरों की मदद कर रही हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। बार बार आ रहा है ये वर्ड, जो अभी अभी जिन्होंने पढ़ना सीखा है। ध्यान दीजिए क्यों आ रहा है ये वर्ड। जब व्यक्ति पढ़ना लिखना सीख जाता है तो उसे अपने अधिकारों का एहसास होता है, उसे अपने साथ हो रहे शोषण का एहसास होता है, गलत हो रहे का एहसास होता है, और वो विरोध करता है कि ये गलत है। अब इसीलिए लिखा है कि जो नव साक्षर महिलाएं थी, जिन्होंने पढ़ना लिखना सीखा था, ऐसी ज़्यादातर महिलाएं थी जो साइकिल चला रही थी। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी यानी पर्सनल जो उसकी एक लिबर्टी है के बीच एक सीधा संबंध बताया। महिलाओं ने ये कहा कि साइकिल चलाने से हमें ऐसा लगता है कि हमें आज़ादी मिल गई, हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। साइकिल आंदोलन के एक अगुवा का कहना है, अगुवा का मतलब है यहाँ पर लीडर का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है, यानी कि बहुत कॉन्फिडेंट हो गई महिलाएं। महत्वपूर्ण ये है कि इससे पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। याद रखिए, सारे मुख्य बिंदु मैंने लिख दिए हैं, वही मुख्य बिंदु यहाँ अलग अलग जगह पर रेफरेंस के रूप में आ रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में। तो अगर आप मुख्य बिंदु को समझ लेते हैं तो ज़्यादातर जब प्रश्न आते हैं, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डिटेल बड़े बड़े आंसर आते हैं, जिसकी वजह से आप टॉपर बनते हैं, वो आप मुख्य बिंदु में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो आप ध्यान से उसको सुनिए। क्या हुआ, साइकिल चलाने से महिलाओं की पुरुषों पर जो डिपेंडेंसी थी, निर्भरता थी, वो कम कर दी है। अब वो अपने आप जा सकती हैं। पहले क्या होता था, वो कहती थी चलो मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कहीं जाना है, तो वो पुरुषों का इंतज़ार करती थी। अब ये है कि वो जब साइकिल चलाना जान गए तो बिना किसी की मदद के भी कहीं भी जा सकती हैं। अब हम प्रायः मतलब अक्सर देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती, पानी लेने के लिए खुद जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। यानी ढोने का मतलब लाना, कहीं और से सब्जी लाना तो खुद ही ला सकती है, किसी पुरुष पर या किसी पर वो डिपेंड अब नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जम कर प्रहार किया, जिसे इनको झेलना पड़ा। प्रहार किया मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगा कि महिलाएं आगे आएँ और साइकिल चलाना सीखें, इनका काम तो घर में रहना है, बाहर क्यों आ गई, यानी कि लोगों को अच्छा नहीं लगा। ये याद रखिए कि जब भी किसी परंपरा को तोड़ा जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। जो परंपरा को मानने वाले लोग हैं वो जमकर इसका विरोध करते हैं और आसानी से इसको तोड़ने नहीं देते हैं। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, यानी कमेंट्स किए गए, महिलाओं को भला बुरा बोला गया, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई। इसका अर्थ है सोशल एक्सेप्टेंस, यानी धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है चलाने देते हैं। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, महिलाओं के लिए कम्फर्ट हो गया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। इसका अर्थ क्या है कि जहाँ पर साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, उस कैंप को देखना भी एक अपने में यूनिक सी फीलिंग है। अच्छा लगता है कि यहाँ पर सारी महिलाएं हैं और एक दूसरे की मदद कर रही हैं। किला कुरुची गांव में, ये जगह का नाम है किला कुरुची गांव में, सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी, यानी संडे के दिन, क्योंकि बाकी दिनों काम करती होंगी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। आवेग का मतलब बहुत क्राउड, भीड़ देख करके कोई भी हैरान हो जाएगा कि साइकिल चलाने में इतने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रही महिलाएं। उन्हें इसे सीखना ही है। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस, सीखना ही है, अर्थात किसी भी कीमत पे सीखना चाहती हैं, क्योंकि उनको पता है साइकिल चलाने में ही उनकी आज़ादी छुपी हुई है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है। कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस एग्ज़ाम में आते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि साइकिल चलाने से ये उनको पता चला
कि पुरुष क्या करते थे, घर में रहो, बच्चों को पालो, पढ़ाओ, लिखाओ, घर मतलब उनका जो जीवन था, दिनचर्या जो थी, इसका मतलब रूटीन था डेली, घर के अंदर ही सीमित था। लेकिन अब महिलाएं साइकिल के द्वारा बाहर भी जा सकती हैं, यानी कि उनकी ज़िंदगी का जो दायरा है वो बढ़ गया है, एरिया बड़ा हो गया है, साइकिल के से ये संभव हुआ है। ये कैसे हुआ? ये जो नया रास्ता दिखाया है, ये नव साइकिल चालक गाने भी गाते हैं। अब ये नया रास्ता देखा है, नव साइकिल चालक का मतलब है जो नई जो उन्होंने साइकिल चलाना सीखा है, गाना गाते हैं। क्या है? उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया, यानी कि वो दूसरी महिलाओं को प्रोवोक करते कि वो भी साइकिल चलाना सीखें। यानी जो वो गाने गाते हैं कोरस में, ग्रुप में, उसमें मैसेज होता है दूसरी महिलाओं के लिए कि वो भी सीखें। और क्या कहती हैं? इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए के संग। देखिए, ये है कि आओ बहन, आओ तुम भी साइकिल सीखो और समय के पहिए के संग घूमो, यानी कि समय का जो बदलाव है उसके साथ साथ घूमो, पुरानी सोच को तोड़ दो, पुरानी जंजीरों को तोड़ दो, आगे बढ़ो, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करो। ये इसका मैसेज है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, यानी ट्रेनिंग मिल चुकी है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल, चूँकि महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं, यानी कुछ महिलाएं जो साइकिल चलाना सीख चुकी हैं दूसरी महिलाओं को साइकिल चलाने में सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। यानी कि जो सीख चुकी हैं दूसरों की मदद कर रही हैं, और साथ ही ये ऐसा माहौल बनाती हैं कि वो हर महिला साइकिल चलाना सीखे, ये ऐसी कोशिश करती हैं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद, इंटरनेशनल जो वीमेंस डे है उसके बाद, अब ये ज़िला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। यानी एक दो महिलाओं ने शुरू किया था इस मूवमेंट को, अब इस पूरे मूवमेंट में करीब 1500 महिलाएं शामिल हो गईं। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, यानी कि सब देख के हैरान हो गए कि जो महिलाएं कल तक घर के अंदर थी, अब रास्ते में घूम रही हैं, साइकिल चला रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? अब जो लिखने वाले हैं हमारे लेखक, वो कह रहे, देखते हैं पुरुष क्या सोचते हैं इस आंदोलन के बारे में। इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। अब वहाँ पर एक साइकिल की जो शोरूम था, वहाँ पर उस कंपनी का नाम था आर साइकिल्स। तो लेखक जो यहाँ पर रिपोर्टर हैं, उन्होंने जाके पूछा, अच्छा आप बताइए, जो महिलाएं साइकिल चला रही हैं इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? अब जो साइकिल वाला है भैया, वो तो पक्ष में ही होगा, क्योंकि उसकी तो साइकिल बिकेंगी। अगर वो अगेंस्ट बोलेगा तो साइकिल कौन खरीदेगा? इसलिए उसने अपने लालच में आकर के, चाहे वो मन में कुछ भी सोचता हो, रिपोर्टर से बोला कि भाई मुझे अच्छा लगा कि महिलाएं साइकिल चलाती हैं, उनको चलाना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मालिक को तो रहना ही था उसके पक्ष में। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज़ साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई, यानी लेडीज़ साइकिल की जो डिमांड थी काफ़ी बढ़ गई है। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को दो कारणों से कम करके आंका गया है। पहली आंकड़े मतलब डाटा, पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज़ साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। इसका अर्थ यह है कि अगर हम सिर्फ डाटा निकालें, आंकड़े निकालें कि लेडीज़ साइकिल 1500 बिकी हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि बहुत सी महिलाओं को जब, क्योंकि डिमांड ज़्यादा आ गई साइकिल वाले के पास में, मान लीजिए साइकिल वो सप्लाई कर सकता है 1500 और वहाँ पर डिमांड 3000 की हो गई, तो 1500 साइकिल आने में टाइम लग रहा था, तो महिलाएं इंतज़ार नहीं कर सकती थी। उन्होंने क्या किया, जेंट्स वाली साइकिल ही खरीद ली। तो लेखक ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ ये मत सोचिए कि जो महिलाएं हैं जिन्होंने लेडीज़ साइकिल खरीदी है वही महिलाएं चला रही हैं, वो और भी महिलाएं साइकिल चलाने वाली जिन्होंने लेडीज़ साइकिल की बजाय जेंट्स साइकिल भी खरीद ली है। यानी कि ये संख्या जितनी हमें समझ आ रही है उससे बहुत ज़्यादा हो सकती है, कि क्योंकि कुछ महिलाएं जेंट्स वाली साइकिल भी चला रही हैं। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी तो नहीं हूँ। यानी कि जब लेखक ने पूछा उस साइकिल डीलर से, उस शोरूम वाले से, कि कितनी साइकिल बिकी हैं, तो शायद उसने कम संख्या बताई, क्योंकि उसे लगा कहीं मैं टैक्स वैक्स लगाने वाला तो नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाए, तो उसने शायद संख्या भी पूरी नहीं बताई।
कुदूमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल से खिलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। अब आप ये देखिए कि मुख्य शहर से कटा हुआ का मतलब है, देखिए बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता है कि कई घटनाओं का जो जिक्र हमारी कहानियों में होता है, उनको लगता है कि जी ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। अभी भी हमारे भारत में ऐसे बहुत से गांव हैं जो हाईवे से बहुत दूर हैं, यानी कि हाईवे तक आने में ही ऐसे लोगों को 10-10, 15-15 किलोमीटर चलना पड़ता है। यदि वहाँ पे सड़कें ना हों, टूटे फूटे खड्डे वाले रास्ते हों, तो कई बार लोग आने से परहेज़ करते नहीं आते, गांव में ही उनका काम चल जाता है। किसी के पास बाइक है कुछ, और किसी के पास ट्रैक्टर है, कोई बैलगाड़ी से गांव से शहर की ओर हाईवे तक आ जाता है। यानी कि शहर से कटा होने का अर्थ ये है कि वो कोई रास्ता नहीं है जाने का, और उसके बाद भी अगर कोई आने जाने का साधन ना हो, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह, तो लोग शहर की तरफ जाते ही नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, जब महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया तो उनकी गतिशीलता बढ़ गई। गतिशीलता बढ़ने का अर्थ है कि अब उनका एरिया बढ़ गया, अब वो आसानी से कहीं और जा सकती थी। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इस लाइन का मतलब समझ लीजिए कि साइकिल चलाने से महिलाओं को आज़ादी तो मिली, साथ में उनके निश्चित आर्थिक निहितार्थ भी थे। आर्थिक निहितार्थ का अर्थ है यहाँ पे कि उनको कुछ पैसों का फ़ायदा भी हुआ, उनको कुछ कमाई भी बढ़ गई। मुख्य बिंदुओं में हमने चर्चा की थी इस बात की। इससे आय में वृद्धि हुई, यानी उनकी कमाई बढ़ी। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। यानी पहले महिलाएं क्या करती थी, अपने आसपास जो छोटा मोटा बाज़ार लगता था वहीं पे बेचती थी। कई बार बिकता था, नहीं बिकता था, ख़राब हो जाता था, उनकी कमाई नहीं होती थी। क्या वो साइकिल चलाना सीख गई हैं तो अब दूर भी चली जाती है, 5-6 किलोमीटर दूर दूसरे गाँव में जा कर के अपना सामान बेच के आ जाती है, क्योंकि साइकिल चलाना उनको आ गया है। इससे उनकी इनकम जो है वो बढ़ गई है। ये अर्थ है यहाँ पर, इसका कहने का अर्थ है। अब वो कृषि संबंधी उत्पाद का अर्थ क्या है, जैसे उन्होंने क्या कर दिया कि जो सब्जियां बेच दी, या खीरे ककड़ी जो भी गांव में मतलब एग्रीकल्चर जो होता है, किसान खेत में उगाता है, वो सब बेच के आ जाती थी। साइकिल की वजह से क्या हुआ, बसों के इंतज़ार में खर्च होने वाला, वे मतलब ख़त्म होने वाला, बर्बाद होने वाला उनका समय बच जाता है। पहले क्या होता है, ध्यान रखिए बच्चों, कि जो एक आध बस चलती है गाँव में, वो कभी 1 घंटे बाद आती है, कभी 3 घंटे बाद आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्विस होती नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसेंजर होते नहीं है। तो वो एक बस मान लीजिए 11 बजे गई है तो शाम को 4 बजे जाएगी, तो बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। तो उससे बहुत समय उनका बस के इंतज़ार में ही बर्बाद हो जाता था। अब वो साइकिल चलाना सीख गई हैं तो उनका समय वो बच जाता है, उसका इस्तेमाल वो आसपास के गाँव में अपने सामान बेचने में लगा देती हैं। ठीक है, अब उनका समय बच जाता है। ख़राब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ख़राब है, सड़कें भी ख़राब हैं, जहाँ पर बस वगैरह नहीं मिल पाती हैं, वहाँ के लिए तो साइकिल और भी अच्छी है। दूसरे, इससे उन्हें इतना समय मिल जाता है कि अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। इसका अर्थ है कि साइकिल चलाने से वो डिपेंड हो गई अपने आप पर, किसी पर डिपेंड नहीं है। जब मर्जी साइकिल उठाई, जहाँ मर्जी चली गई, और जब मर्जी सामान बेच करके वापस भी आ गई, उनका समय बच जाता है। इसका अर्थ क्या है, मान लीजिए वो कहीं गई हैं और वहाँ से उनको आना है, सुबह उनके घर के किसी पुरुष ने, उनके पापा भी हो सकते हैं, उनका भाई भी हो सकता है, उनके पति भी हो सकते हैं, छोड़ दिया कहीं पर कि आप ये सामान ले लो और उसके बाद हम 2 घंटे बाद आके आपको ले लेंगे। और वो किसी काम से फंस गए, मान लीजिए उनके पति या जो भी घर का जो मेल मेंबर है, इस मेरा कहने का मतलब है, और वो किसी वजह से नहीं पहुंच पाए, तो वो महिला वेट करती रहती है, वहाँ पर इंतज़ार करती रहती है। 2-3 घंटे बर्बाद हो गए, क्योंकि वो साइकिल चलानी नहीं आती है और आने जाने की कोई बस वस्तु वहाँ होती नहीं है। तो वो ये जो डिपेंडेंसी थी, जो निर्भरता थी, वो ख़त्म हो गई। अब साइकिल चलानी खुद ही आ गई, आराम से साइकिल उठाए आ गए, तो जो 2 घंटे बैठ के इंतज़ार करने वाला टाइम था वो अब बर्बाद नहीं होता है। इससे उन्हें ज़्यादा समय मिल जाता है, ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं, उन्हें टेंशन नहीं है। अर्थ क्या, एक और भी है इसका, मान लीजिए कहीं पर वो बस 5 बजे आती है शाम को, उसके बाद कोई बस नहीं आती है, तो महिला क्या करेगी, वो फटाफट सामान बेच करके उस बस को पकड़ के निकल आएगी, क्योंकि उसको पता है उसके बाद बस नहीं मिलेगी। अब महिला को पता है कि मेरी तो अपनी साइकिल है, तो वो 7 बजे तक थोड़ा 1-1.5 घंटा ज़्यादा भी वहाँ सामान बेच सकते हैं, क्योंकि उनको पता है बस से मतलब नहीं है, वो तो अपनी साइकिल से भी वापस आ सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिए जब आप आंसर लिखेंगे, सारी बातें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर।
तीसरा पॉइंट क्या है, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। यानी कि बता दिया मैंने, जब साइकिल अपनी तो कहीं भी जा सकते हैं, ज़्यादा एरिया कवर किया जा सकता है। अंतिम बात ये है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। यानी कि आप अगर पैदल जा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, थक जाएंगे। साइकिल से आप बहुत बड़ा एरिया कवर करेंगे, कम समय में कवर कर लेंगे और आपके पास ज़्यादा समय बच जाएगा। जो काम आप 5 घंटे में करते थे वो आप 3 घंटे में करेंगे, तो आपको आराम करने का, रेस्ट करने का समय अब मिल जाता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। अब उनके लिए साइकिल एक वरदान साबित हो गई है। अब यहाँ पर एक वर्ड देखो क्या है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। जिन छोटे उत्पादकों को, छोटे उत्पादक का मतलब है, उत्पादक यहाँ समझ लीजिए जो किसान है, यानी कोई भी जो चीज़ प्रोडक्शन करता है, चाहे वो मिट्टी के खिलौने बनाता है, चाहे वो खीरे ककड़ी उगाता है या सीताफल उगाता है, यानी कोई भी सब्जी वब्जी उनके घर में खेतों में उगती है और उसको बेचना चाहते हैं, तो उसको हम प्रोड्यूसर ही बोलते हैं, उसको हिंदी में उत्पादक बोलते हैं। तो ऐसी जो महिलाएं हैं जिनके पास अपना ट्रैक्टर वगैरह नहीं है, अपना कोई साधन नहीं है जिससे वो सामान बेच सके, तो अब क्या हो गया उनके पास में, वो अपने पति से बोलती थी कि जा चलो मुझे, या अपने भाई को बोलती थी, यानी कि जो भी घर का मेल मेंबर था जिसको गाड़ी वाड़ी चलानी आती थी, उससे वो कहती थी मुझे छोड़ कर के आओ, तभी वो सामान बेच सकती थी। इसके अलावा उन्हें अगर वो उनके घर का जो मेल मेंबर है वो मना कर दे कि मेरे पास समय नहीं है, तो वो बस से जाती थी, तो बस का घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता था। तो अब लिखा है कि अब उन्हें इस पर निर्भर रहना की ज़रूरत नहीं है। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गाँव तक पहले जा पाती थी, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था क्योंकि साइकिल भी नहीं थी, कोई और साधन नहीं था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत यानी परेशानी के कर लेती हैं, जैसा मैंने बताया अभी। इसका अर्थ ये हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए, पीछे कैरियर पर सामान लादे चली आ रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से साइकिल की वजह से आत्मनिर्भर हो गई हैं। अब उन्हें किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया, यहाँ पर जो साइकिल है प्रगति का प्रतीक है और चुनौती का प्रतीक है, जो उन्होंने समाज के जो बंधनों को चुनौती दी है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने देखा, आगे हम जो ये एकदम आखिरी वाला हम पढ़ रहे हैं कंक्लूजन इसका, फिर हम आगे देखते हैं। फाइनली अन्य पहलुओं से ज़्यादा, पहलुओं का मतलब है एस्पेक्ट्स, आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। यानी कि बहुत सारी बातें हैं, महिलाओं को आज़ादी मिली, महिलाओं को अपने ढंग से जीने का अवसर मिला, महिलाएं आत्मनिर्भर बनी। हमें हर बात को देखना होगा, सिर्फ ये नहीं देखना है कि महिलाओं की कमाई बढ़ गई है, उनकी इनकम बढ़ गई है, यानी सिर्फ आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग आई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं यानी पैसों से जुड़ा हुआ नहीं है। फातिमा ने ये बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूं ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था कि साइकिल से इतनी बड़ी बातें हो सकती हैं। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी के प्रतीक के रूप में समझा ही नहीं था। एक ग्रामीण ने बताया, लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं में तो गाँव की महिलाओं की बात हो रही है, ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि, एक अचीवमेंट है। लोग इस पर हंस सकते हैं कि क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो, ये साइकिल चलाने में कौन सी बड़ी बात हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है।
लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, यानी उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। यानी ये किस व्यक्ति ने वाक्य बोले? जो महिलाओं की आज़ादी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं कि महिलाओं ने जो अपनी आज़ादी का बिगुल बजाया है, आज़ादी के लिए साइकिल को चुना है, वो बहुत अच्छा किया है। तो आपने देखा पूरा पार्ट मैंने अच्छी तरह से समझाया। जो समझ में ना आए आप बार बार से वीडियो को चलाएं, सुने और मुख्य बिंदुओं को ज़रूर सुने। मैंने हर उस बात को इस पर डिस्कस किया है जिससे प्रश्न बन सकते हैं। आप जितना गहराई से सुनेंगे, समझेंगे, इससे होगा क्या, आपके पास इस पार्ट से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब होंगे और आप टॉप 5 में बिल्कुल आएंगे। बस इस बात का ध्यान रखिए, रट्टा नहीं मारना है। आप इसमें अपने उदाहरण जोड़िए। याद रखिए, इस पार्ट में जो साइकिल है ये परंपराओं को तोड़ने का प्रतीक है, आज़ादी का प्रतीक है और प्रगति का प्रतीक है। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं मौजूद हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है और आप टॉप 5 में या टॉप 10 में बिल्कुल आएंगे, ये मेरी गारंटी है। जो मेरे पूरे 12 वर्ष का अनुभव, उसका लाभ आपको मिलता रहे। इसके साथ ही मैं आज विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी और पार्ट के साथ आपके लिए हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।